हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू दी गुरुजी क्लासेस। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 12। ये क्वेश्चंस मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ज़रूर इसको एग्ज़ाम में देख के जाएँ। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। What is the defect of barter system? Option A, lack of double coincidence of bonds. Option B, difficulty in the measurement of value. Option C, difficulty in the store of value. या ऑप्शन डी, all of these। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ये बार्टर सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन के पास राइस है और दूसरे पर्सन के पास वीट है, तो अगर इन दोनों को एक्सचेंज करना होगा तो एक पर्सन राइस देगा और बदले में उसे वीट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा इसका प्रॉब्लम था, यानी कि कौन सा इसका ड्रॉबैक था। तो हमने जैसे कि पढ़ा है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। डिफ़िकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये भी इसका ड्रॉबैक है। एंड डिफ़िकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट मनी। ए, चेक एंड ड्राफ्ट। बी, प्रॉमिसरी नोट। सी, एक्सचेंज नोट। डी, ऑल ऑफ दीज। क्या पूछ रहा है इसमें कि क्रेडिट मनी कौन सा है। क्रेडिट मनी यानी कि उधार वाला मनी, जहाँ पे हम लोग क्रेडिट पे किसी को पैसे, रियल में हम पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी कि आज हम उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, बट पैसे के बदले समथिंग एल्स विच हम लोग दे रहे हैं। आज उसे हम पैसे तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है कि आज उसे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम उसे पेमेंट करेंगे। तो अगर आप चेक भी देते हैं किसी को, यानी कि आप आज पेमेंट नहीं कर रहे, इन फ्यूचर जब उस चेक को वो बैंक में डालेगा पर्सन, तब उसे पैसे मिलेंगे। यानी कि सेम ऐसा ही प्रॉमिसरी नोट भी होता है एंड सेम ऐसा ही एक्सचेंज नोट भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इसमें से नियर मनी कौन सा है। बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटीज़। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे नियर मनी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। मनी का फीचर कौन सा है। हमने मनी का डेफिनेशन पढ़ा है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, उसके बाद होमोजीनियस यूनिट, लिक्विड एसेट्स, ऑल ऑफ दिस। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे मनी के फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में डैश। ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन बी, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन सी, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। ऑप्शन डी, इंक्रीज बैंक रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर इनकरेज करना है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को, तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इनमें से क्या करेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया जाए, अगर कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है तो उस डिपॉजिट में से उसे कुछ पार्ट अपने पास रखना होता है और बाकी का पार्ट वो ऐसा बोरिंग्स आगे फर्दर लोन देती है लोगों को। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है सेंट्रल बैंक कि कितना कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए। तो अगर इस रेशियो को कम कर दिया जाए, अगर इस रेशियो को कम कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपीज़ बैंक में आता है, किसी एक पर्सन से 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट होता है, उसमें से अगर 200 अपने पास ही बैंक रखती है और 800 ऐसा बोरिंग्स फर्दर बैंक देती है किसी को। ठीक है, तो अगर इस रिज़र्व रेशियो को कम कर दिया जाए, यानी 200 से फॉर एग्जांपल 150 कर दिया जाए, तो अब ज़्यादा बैंक दे पाएगी एज अ लोन, यानी कि इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, institution that accepts deposit for
लेंडिंग पर्पस इज नोन एज डैश, ठीक है, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पर किसके लिए, आगे फर्दर लेंड करने के लिए, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, क्या होगा इसका आंसर। तो कमर्शियल बैंक भी हमसे क्या करता है, पैसे डिपॉजिट लेता है और आगे लेंड करता है। सेंट्रल बैंक तो हमसे लेता ही नहीं है, गवर्नमेंट भी हमसे लेती नहीं है और आम जनता भी, पब्लिक भी हमसे नहीं लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये भी फंक्शन है, क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ऑप्शन बी, क्रेडिट क्रिएशन, ये हमने पढ़ा है चैप्टर बैंकिंग में, क्या क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, एक पर्सन से पैसा लिया, डिपॉजिट लिया और दूसरे पर्सन को एज अ लोन दिया, ठीक है, इससे क्या करती है कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन करती है। सी, एजेंसी फंक्शन, बैंक ऐसे एजेंट भी काम करती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई ऑप्शन ए रेजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए क्या पूछ रहा है ये कि सेंट्रल बैंक कैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज़ कर सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। तो दो बैंक्स, एक आपका आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, ठीक है। जब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, और बदले में क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसे कहते हैं रेपो रेट। अब जब इसका उल्टा होगा, यानी कि अब आरबीआई पैसे लेगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी किससे, कमर्शियल बैंक्स के, और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देगी, उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि अब महंगा पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेना आरबीआई से। अब जब उन्हें महंगा पड़ेगा तो वो आगे भी जब पैसा देंगे नॉर्मल पब्लिक को तो वो महंगे रेट पे ही देंगी, यानी कि रेट इंक्रीज़ कर देगी। और जब रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो या क्रेडिट क्रिएशन तो नहीं बढ़ने वाला, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, इसका मतलब क्या है कि अब आरबीआई जब पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है कमर्शियल बैंक से तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है उसे बदले में। अब जब कमर्शियल बैंक को ये दिख रहा है कि आरबीआई मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो वो क्यों पैसा नॉर्मल पब्लिक को एज अ लोन देगी, वो तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ दे देगी, आरबीआई के पास दे देगी। यानी कि इससे भी बात नहीं बनने वाली, इससे भी आपका क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने नहीं वाला। अब दो चीज़ें रह गई, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। ये होता क्या है, ये हमने देखा है चैप्टर में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से, यानी कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, जैसे कि आपके बॉन्ड्स वगैरह ये सब को, ठीक है, तो इन्हें वो या तो बाई कर सकती है या तो सेल कर सकती है इन दी ओपन मार्केट। अगर बाई करती है, अगर परचेज़ कर लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया तो यानी कि इसके बदले में पैसा इकोनॉमी में देना पड़ेगा, इसके बदले में इकोनॉमी में पैसा देना पड़ेगा। जब इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा इस वजह से तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर सेल करती है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है आरबीआई तो क्या होने वाला है, तो इकोनॉमी में से पैसा सोक हो जाएगा, जो लिक्विडिटी होगा वो सोक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 9, गिविंग परमिशंस टू विड्रॉ मनी बाई एन अमाउंट मोर देन द डिपॉजिट टू इज़ नोन एज, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं बट आपको परमिशन दिया गया है कि आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। M1, M2, M3, M4 हम जानते हैं कि चारों ही क्या है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, यानी कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यस, क्वेश्चन नंबर 11, हु सर्कुलेट्स ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सर्कुलेट करता है कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट्स इन इंडिया, ये हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, ठीक है। ये कौन करता है, ये करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
मिनिस्ट्री ऑफ। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इनमें से नैरो कौन सा है, तो इनमें से सबसे नैरो है आपका M1, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी M1। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वॉज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, तो इसका ईयर आप याद रखेंगे, कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका D 1957। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। इनमें से सबसे लिक्विड कौन सा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, सबसे लिक्विड है आपका M1। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड, मेटालिक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो इंडिया में आप जानते हैं कि जो मोस्टली चलता है वो कौन सा चलता है, पेपर स्टैंडर्ड चलता है, यानी कि नोट चलता है। तो इसी सिस्टम पे ये बेस्ड है। शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आगे भी मैं और क्वेश्चंस डालता रहूँगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए।